आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेके ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव लॉ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के मॉडल्स। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, फेडरलिज्म के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं। फेडरल का मतलब होता है जहां पर हम पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। मतलब कि यहाँ पर दो प्रकार की सरकार बनती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स बनती हैं। मैंने आपको बताया था कि यूएसए भी किसी टाइम पर गुलाम था ब्रिटेन का, और इनको आज़ादी मिली थी 1776 में। और उस टाइम पे वहां पर अमेरिका के अंदर 13 कॉलोनीज थी, मतलब कि 13 स्टेट्स थी। इन्होंने 1781 में एक आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को साइन किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने सेंटर को वीक बनाया और स्टेट को पावरफुल बनाया। तो यहाँ से हमें एक मॉडल मिलता है जिसे हम बोलते हैं कन्फेडरेशन या फिर कन्फेडरलिज्म, जिसके अंतर्गत जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट काम करती है टू रीजनल गवर्नमेंट्स। ये जो मॉडल अडॉप्ट किया गया था 1781 में, ये अमेरिका के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। देन उसके बाद इन्होंने 1787 में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर को स्टेट को इक्वल स्टेटस दिया गया। देखिए, एज पर द यूएसए मॉडल, फेडरलिज्म मीन्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इक्वल स्टेटस। मतलब कि यहाँ पर दो तरीके से पावर को डिवाइड करते हैं, एक तो सेंटर को देते हैं, दूसरा स्टेट को देते हैं। लेकिन सेंटर और स्टेट जो है दोनों को इक्वल स्टेटस मिलेगा। ना ही तो सेंटर ज्यादा पावरफुल होगी, ना ही स्टेट ज्यादा पावरफुल होगी। और इस सिस्टम को इन्होंने लिख दिया संविधान के अंदर। मतलब कि यहां पर इन्होंने बता दिया संविधान में कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पर काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट किन चीजों पर काम करेगी। अब देखिए, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर कोई भी व्यक्ति है उसे दो नागरिकता मिलती है, मतलब दो सिटीजनशिप मिलती हैं। एक तो अपने देश की मिलती है यूएसए की, और दूसरा जिस भी वो स्टेट का होता है उस स्टेट की मिलती है। उसके अलावा एक तो सेंट्रल लेवल पे इनका संविधान होता है और दूसरा हर स्टेट अपना एक संविधान तैयार करती है। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने इक्वल स्टेटस दे दिया सेंटर को भी और स्टेट को भी। और वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर दी संविधान के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पर काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट किन चीजों पर काम करेगी। तो देखिए, फेडरलिज्म मीन्स बोथ सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स हैव पावर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो अपनी जो पावर है वो ड्राइव करती है संविधान से। अब देखिए, हमारे पास है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। इसमें हमारे पास तीन टाइप है, ड्यूअल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फिस्कल फेडरलिज्म। जब हम बात करते हैं ड्यूअल फेडरलिज्म की, तो इसे हम लेयर केक फेडरलिज्म भी बोलते हैं। ड्यूअल का मतलब होता है हैविंग टू पार्ट्स। अब ये दो पार्ट हैं, एक तो सेंटर और एक दो स्टेट गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं ड्यूअल फेडरलिज्म की, तो आपको मैंने अभी बताया अमेरिका में 1787 में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, जिसमें कि सेंटर और स्टेट जो हैं वो अपने अपने स्पेयर में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इक्वल स्टेटस है। अब इसी सिस्टम को हम बोल रहे हैं ड्यूअल फेडरलिज्म का मॉडल। देखिए, सेंटर एंड स्टेट ऑपरेट इन सेपरेट डोमेन, सेपरेट स्पेयर ऑफ पावर, ईच इज सुप्रीम इन इट्स ओन डोमेन। अर्ली यूएसए बिफोर न्यू डील। अब जो न्यू डील है इसको हम बताएंगे, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम मार्बल के एक फेडरलिज्म भी बोलते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि अब हम मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पर पावर को आप देखिए सेंटर और स्टेट में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ पावर को शेयर करके काम करेंगे। इसका कारण क्या है? अमेरिका में 1930 के अराउंड एक ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड वो टाइम पीरियड था जब अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, हंगर के इश्यूज थे और भी बहुत सारे इश्यूज थे। उन सब इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए एक प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए न्यू डील सीरीज को अडॉप्ट किया, जिसके अंतर्गत स्टेट और सेंटर मिलजुल कर काम करेंगे ताकि पूरे अमेरिका का एक साथ डेवलपमेंट हो, एक साथ वो लोग प्रोग्रेस करें।
तो उसे बोला गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ऐसा नहीं है कि सेंटर अलग से काम करेगी, स्टेट अलग से काम करेगी, अब ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे के साथ पावर को शेयर करके काम करेंगे। जैसे कि सेंटर ने बोल दिया कि अगर आप स्टेट में किसी टीचर को रिक्रूट करोगे तो आप ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस देखोगे। तो इसका मतलब सेंटर ने जो चीज बोल दी, स्टेट उस चीज को अडॉप्ट करेगी और उस चीज को अपने अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यहाँ पर सेंटर और स्टेट अलग अलग काम नहीं करेंगे अपने अपने डोमेन में, लेकिन एक साथ मिलकर काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। देखिए, सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेट एंड शेयर पावर्स, joint decision making and collaboration. Example USA after 1930, इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग एरा। आपको पता है कि 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे, उनको हम इम्प्लीमेंट करते थे, सेंटर इम्प्लीमेंट करे, स्टेट भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी अपनी स्टेट्स में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। सो दैट इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देन आता है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल, देखिए फिस्कल मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड बात होगी यहाँ पे। इसे हम बोलते हैं मनी बैक कंट्रोल एवरीथिंग। जो पैसा है, जिसके पास पैसा है वही हर चीज को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर पावर को सेंटर और स्टेट में हमने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन अमेरिका के अंदर कांग्रेस के पास एक्सक्लूसिव पावर है बजट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, डिपार्टमेंट्स को। अब वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस तरीके से अमेरिका की अच्छी डेवलपमेंट हो, जहां पर अमेरिका का फायदा हो। अब जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में जब फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो बिहार को ज्यादा देते हैं। कारण क्या है? ताकि बिहार भी अपलिफ्ट कर सके, और हरियाणा को और पंजाब को, दिल्ली को कम देते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ही डेवलपमेंट है और जो बिहार है वो बैकवर्ड स्टेट में है, तो इसीलिए वहां पर ज्यादा फंड दिया जाता है। तो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जहां पर पैसा जो है वो हर चीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि अमेरिका में कांग्रेस पैसे को कंट्रोल करती है। जो कांग्रेस है वो, उसके पास मैसिव पावर है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अमेरिकन ट्रेजरी। तो देखिए, फिस्कल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, पावर टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू। एग्जाम्पल, फाइनेंस कमीशन इन इंडिया एंड फेडरल ग्रांट्स इन यूएसए। Division of powers under the constitution of the center and the state government regardless of the type of federalism। इसका मतलब ये है कि हमने अभी बहुत सारे टाइप्स पढ़े फेडरलिज्म के। हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन किसको कितनी पावर मिलेगी ये चीज हम मेंशन करते हैं संविधान के अंदर। देखिए, डेलीगेटेड पावर मतलब कि हमारा जो संविधान है वो पावर को डेलीगेट करता है, देता है। कुछ पावर सेंटर को डेलीगेट करता है, कुछ पावर स्टेट को डेलीगेट करता है। देन आता है सेकंड, रिजर्व्ड पावर, नॉट स्पेसिफिकली डेलीगेटेड टू द सेंटर, मतलब स्पेसिफिकली सेंटर को नहीं दी गई, बट रिजर्व्ड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो चीज रिजर्व्ड है। जैसे कि जो लोकल पुलिस होती है, जैसे कि हरियाणा की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है, तो इस तरीके से हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है। अब ये जो पावर है कि लोकल पुलिस होगी और इसे मेंटेन करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ये रिजर्व्ड है, ये पावर स्टेट के लिए। देन थर्ड वन इज कंकरेंट पावर। कंकरेंट पावर्स मीन्स एट द सेम टाइम, मतलब कि उसी टाइम पे सेंटर भी काम कर सकती है उस चीज पर और स्टेट भी काम कर सकती है। देन फोर्थ वन इज इम्प्लाइड पावर। इम्प्लाइड पावर मीन्स नॉट स्पेसिफिकली डेलीगेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के अंदर स्पेसिफिकली उस चीज को नहीं बताया गया, बट वो नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लोज में आती है। अब ये नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लोज क्या है? नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लोज जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये अमेरिका के लीगल सिस्टम की टर्म है। देखिए, These are powers not explicitly written in the Constitution। संविधान में एक्सप्रेसली इस चीज को नहीं बताया गया होता, but are necessary to carry out the expressed power listed। मतलब कि जो चीज मेंशन है उस चीज को कैरी आउट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए जरूरी होता है उस पर्टिकुलर चीज पर काम करना, मतलब कि नेसेसरी है उस पर्टिकुलर चीज पर काम करना। देखिए, मोस्टली यूज्ड इन द यूएस फेडरल सिस्टम, आर्टिकल 1 सेक्शन 8 नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लोज। तो अमेरिका के सिस्टम से हमने यहाँ पर ये आपको इम्प्लाइड पावर में बताया कि नेसेसरी एंड प्रॉपर क्लोज, मतलब जहां पर काम करना बहुत ही जरूरी है लेकिन वो चीज संविधान में एक्सप्रेसली नहीं बताई गई है, दैट इज द इम्प्लाइड पावर। अब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ लिस्ट हैं,
3 लिस्ट हैं, उन 3 लिस्टों को मेंशन किया है 7th शेड्यूल में, जहां पर बताया गया है कि सेंटर किस चीज़ पर काम करेगी और स्टेट किस चीज़ पर काम करेगी। अब यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में सेंटर के पास पावर है। स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं उसी चीज़ पर। लेकिन इन केस कन्फ्लिक्ट हो जाए, मान लो कि स्टेट ने भी कोई कानून बना दिया और सेंटर ने भी बना दिया, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंटर का जो कानून होगा वो प्रिवेल करेगा। देन थर्ड लास्ट वन इज रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी मतलब कि जो चीज़ मेंशन ही नहीं है संविधान के अंदर, अब उस चीज़ पर सेंटर के पास अथॉरिटी है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।